बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस निकला है साइंटिया से, डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये केमिस्ट्री की आ गई हमारे पास डेफिनेशन। अब हमारे पास इस डेफिनेशन में आ रही है हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं। एक आ रही है हमारे पास कंपोजिशन, एक आ रहा है हमारे पास स्ट्रक्चर और एक आ रही है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। मैटर की डेफिनेशन हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर ली। अब कंपोजिशन हमारे पास क्या है, तो कंपोजिशन की डेफिनेशन भी ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। कंपोजिशन क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेट मेकअप एनी पर्टिकुलर कंपाउंड। यानी कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है? ख़ास तनासब के साथ एलिमेंट्स के एटम्स का मिलना कंपोजिशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे हम लें यहाँ पानी की मिसाल H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में मिलकर पानी बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसका हम रेशो इसमें ख़ास, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा ही तो पानी बनाएगा। इसके दरमियान ख़ास रिलेटिव नंबर या रेशो होता है। मिसाल के तौर पे 1 × 2 प्लस या रेशो लगा देता है 16 × 1 2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 × 1 2 8 16। तो 1:8 का रेशो हमारे पास आ गया है। यानी 1:8 के रेशो के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, आपस में मिलेंगे तो क्या कंपोज होगा? वाटर कंपोज होगा। तो ये हमारे पास आया था रिलेटिव नंबर से मुराद हमारे पास ये है। इस तरह हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की मिसाल ले लें H2O2। इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के अगर 2 एटम हो जाए यहाँ तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, पानी नहीं बनेगा। तो इसमें क्या, इसमें भी रेशो निकाल लिया हम 32। 1:16 का रेशो आ गया। तो ये रेशो क्या? रिलेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स खास है, यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल, किसी एलिमेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल खास रेशो के साथ आपस में मिले जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन कहते हैं या बनावट कहते हैं। ये आ गया हमारे पास कंपोजिशन की डेफिनेशन। तो हम कंपोजिशन हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास आता है क्या? स्ट्रक्चर। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? साख या शक्ल। स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन क्या होगी? द अरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स। अब केमिकल बॉन्ड क्या है हमारे पास? बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल। एटम्स के दरमियान बॉन्ड का बनना, जब भी एटम्स आपस में मिलेंगे तो उनके दरमियान क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड के बनने को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। बॉन्ड जब भी बनेगा तो हमारे पास क्या होगा? स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, हमारे पास कई किस्म के बॉन्ड होते हैं जो आगे चल के आप पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह की हमारे पास बॉन्डिंग होती है। तो जब भी बॉन्ड होगा तो बॉन्ड के बनने से क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारे पास कंपोजिशन भी हो गई, स्ट्रक्चर भी हो गई। मिसाल के तौर पर पानी का स्ट्रक्चर क्या होगा? पानी का फार्मूला हमारे पास H2 होएगा। पानी का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आएगा? पानी का स्ट्रक्चर थोड़ा बेंट होता है। इसके ऊपर बाद दफ़ा आपको ऐसा वर्ड सिंबल नजर आएगा तो ये पार्शल का होता है, पार्शली पॉजिटिव। ये होगा तो पार्शली नेगेटिव। तो ये हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे बाद में, आपकी बुक में खैर नहीं है इतना डिटेल में। तो पानी का ये एक फार्मूला, ये रहा पानी का स्ट्रक्चर, ये रहा पानी का लीनियर फार्मूला हमारे पास ऐसा आ जाएगा।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़। तो केमिस्ट्री में हम दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक केमिकल कहलाती हैं और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए प्रॉपर केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपोजिशन किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। जब कोई सब्सटेंस या किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज आएगा तो इट्स मीन उसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती है? मिसाल के तौर पर पीएच हो गया, पहले हम ले लें इसमें पीएच ले लीजिए, एसिडिटी ले लीजिए, अल्कलाइनिटी ले लीजिए यानी बेसिसिटी। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ले लीजिए, रिडक्शन ले लीजिए। इसकी डेफिनेशन आगे चल के हम करेंगे आगे की क्लासेस में। तो ये हमारे पास क्या आती है? ये हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास इसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू ह्यूमन सेंसेस। मिसाल के तौर पर देख कर, टच करके। हमारे पास 5 किस्म के सेंसेस होते हैं। एक होती है साइट हो गया, हमारे पास टच हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास सेंसेस कहलाती हैं, ह्यूमन सेंसेस। 5 किस्म की ह्यूमन सेंसेस तकरीबन होती हैं। तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम देखकर, टच करके, सूंघ कर अंदाज़ा लगा सकें, वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे सबसे पहले क्या आती है हमारे पास? अगर हम पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाहें तो हमारे पास क्या आती है? पानी की प्रॉपर्टीज़ में देखिए एक कलर आ जाएगा। पानी क्या होता है? कलरलेस होता है। ऑर्डर आ जाएगा। पानी क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है, यानी पानी प्योर फॉर्म में पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी ट्रांसपेरेंट होता है। तो इट्स मीन पानी का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है प्योर फॉर्म में। ऑर्डर नहीं होता है, स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस होता है। पानी का कोई टेस्ट भी नहीं होता प्योर फॉर्म में। तो पानी क्या होता है? टेस्टलेस होता है। ये आती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम सेंसेस के ज़रिए देखकर, टच करके और स्मेल करके हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? कलर आ गया, ऑर्डर आ गया, टेस्ट आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अगर पानी फ्रीजिंग पॉइंट में है तो हम पानी में, बर्फ़ में अगर हम नीचे आग लगाएं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी को अगर हम आग पर रखें तो उसमें क्या होगा? जोश आना शुरू हो जाएगा। तो जब उबाल आना शुरू हो जाए तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी ऑब्जर्व कर सकता है इजीली। फ्रीजिंग पॉइंट पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ़ जम जाती है। इसको भी क्या हम करेंगे? फिर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो गई। पानी की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो पानी की pH 7.0 होती है। पानी ना एसिड होता है ना बेस होता है। तो ये पानी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम देख सकते हैं। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की शाखाएं। तो केमिस्ट्री की सबसे पहले जो ब्रांच आती है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री आती है, तभी कीमिया आती है। तो ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैंने मैटर की डिफिनेशन लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दी। कंपोजिशन भी हमने कर ली डिटेल में बातचीत, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर ली। तो ये क्या काम करती है हमारे पास? कंपोजिशन यानी बनावट, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी मैटर की तबीई खुसूसियात को डील करती है। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपको बताया कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम देख कर, टच करके, स्मेल करके पता चला सके, ऐसी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं? हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। अब हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी नामियाती कीमिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनो मीन्स हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनो मीन्स ही हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो एक केमिस्ट्री के ब्रांच में हम काम क्या करते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और देयर डेरिवेटिव्स जिनको हम सिंथेसाइज कर सकें। ऐसे कंपाउंड जिनको हम सिंथेसाइज कर सकें जो हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं उनको कहते हैं हम डेरिवेटिव्स। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हमारे पास एक एग्जांपल यूरिया।
NH2COO, ये NH2 या ये हमारे पास यूरिया है। यूरिया सिंथेसाइज किया जाता है, तारीफ किया जाता है, यानी बनाया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर, तो फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यूरिया की कंपोजिशन हो गई, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेरिवेटिव हो गया। अब आप देखते हैं इस तरह डबल बॉन्ड बने हुए आपको नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर इस तरह एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको कभी इस तरह नज़र आए तो ये क्या कहलाता है, डबल बॉन्ड। या आपको इस तरह का भी नज़र आए तो यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको कभी डबल बॉन्ड नज़र आए किसी कंपाउंड, जैसे इसमें नज़र आए ट्रिपल बॉन्ड नज़र आए, जिसे तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं अल्केन। अब जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको कहते हैं हम अल्केन। जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको कहते हैं हम अल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको कहते हैं हम अल्काइन। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। इस तरह आप देखें, इस तरह आपको बॉन्डिंग नजर आएगी, इस तरह आपको बॉन्डिंग नजर आएगी। ये हमारे पास क्या है, अल्कीन और अल्काइन, इनको हम शो करते हैं। आगे चल के आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमारे पास थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी गैर नामियाती कीमिया। तो ये क्या होती है हमारे पास, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो मिसाल के तौर पे गिलास हो गया, शीशा हो गया, शीशे की पूरी कंपोजिशन क्या होती है, सीमेंट क्या हो गया, मेटलर्जी हो गया, यानी मेटलर्जी में हम धातुओं को खालिज बनाना, उनके और से, उनके कई धातों से किस तरह उनको एक्सट्रैक्ट करके खालिज बना सकते हैं, तो वो हम मेटलर्जी में डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। तो अब हमारे पास आती है इसके बाद बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसको कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जानदारों की केमिस्ट्री। अब ये क्या होते हैं हमारे पास, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी बायोकेमिस्ट्री में जानदारों के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस, उनकी कंपोजिशन, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक हम मिसाल लेते हैं, हमारे पास दें तो हमारे पास दवा भी है और ग़िज़ा भी है। एक मिसाल मैं आपको दे दूं तो दवा हमारे अंदर क्या लाती है, केमिकल चेंज लाती है इंसान के अंदर, जानदार के अंदर, और ग़िज़ा जो है फिज़िकल चेंज लाती है। तो हम इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज का फार्मूला है। जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर जाएगा तो वो हमें एनर्जी देगा, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सूरत में। वो एनर्जी हम कैलोरीज की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, हम जिससे हम अपने रोज़मर्रा के काम वगैरह सर अंजाम देता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम किस में डिस्कस करते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, यानी सनती कीमिया। ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में काम क्या करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। यानी डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जो हम कमर्शियल स्केल पे बनते हैं वो हमारे घरों में यूज़ करते हैं। जैसे सोप की सूरत में, हम टेक्सटाइल आइटम्स हो गए, कपड़े का कलर हो गया, कपड़े रंगने का कलर, पूरी एक अलग केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री कहलाती है। इस तरह हमारे पास मेटलर्जी, धातु वगैरह की हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग इनकी स्टडी करते हैं। H2SO4 कैसे बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक कैसे बनेगा, फर्टिलाइज़र यानी यूरिया खाद किस तरह तैयार होगी, अमोनियम नाइट्रेट से किस तरह यूरिया खाद तैयार करेंगे। तमाम प्रोसीजर हमारे पास किस में आते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आते हैं। यानी इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स को हम डिस्कस करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल।
इसके बाद हमारे पास जो सबसे अहम ब्रांच है केमिस्ट्री की वो आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तापकार केमिस्ट्री यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी न्यूक्लियाई केमिस्ट्री इसको आप कह दीजिए, इसमें तापकारी वगैरह को या रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। बड़ा की आपके पास पॉइंट है ये रेडियो एक्टिविटी, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़, ये तीन हमारे पास चीज़ें आती हैं रेडियो एक्टिव, यानी इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियाई तरीक़ाकार जितने भी हमारे पास होते हैं और उनकी खुसूसियात वगैरह को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास एक चीज़ आती है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है ये हमें लाजमी इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, यानी तापकारी, जिसको हम कहते हैं तापकारी। रेडियो माने लहरें या शुआएँ, रेडियो मीन वेव्स या रेज, लहरें या शुआएँ हमारे पास कहलाती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी हम क्या काम करते हैं, तो बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से रेस को, शुआओं को इमिट करते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया और यूरेनियम वगैरह हो गया। तो ये एलिमेंट्स अपने अंदर से शुआओं को इमिट करते हैं। शुआओं के ये इखराज, ये इमिट करना हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब ये शुआएँ जो होती हैं इनको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव शुआएँ। जो शुआएँ, जो रेज़ रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में इमिट होती हैं, उन रेस को हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव रेस बोलेंगे या रेडियो एक्टिव रेस कहेंगे। तो हमारे पास तीन किस्म की होती हैं। रेडियो एक्टिव रेस हमारे पास कितने किस्म की होती है, तीन, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेस। इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, तो ये बात आप समझ लीजिए। एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एनर्जी लेवल या शेल कहलाते हैं हमारे पास। अब न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होता है, न्यूक्लियस का टूटना। न्यूक्लियस का जब भी टूटता है, न्यूक्लियस के टूटने को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। जब भी न्यूक्लियस टूटता है तो उसके नतीजे में हमारे पास कुछ रेज निकलती हैं, वो अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज कहलाती हैं, और प्लस एनर्जी, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस के नतीजे में रेडियो एक्टिविटीज़ हमारे पास प्रोड्यूस होती है या अल्फ़ा बीटा रेज हमें इमिट होती नज़र आती हैं। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो गया। अब इन रेज की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, रेडियो एक्टिव रेज जिनको हम कहते हैं, उनके जैसे मिसाल के तौर पर अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव रेज होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव होता है और गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होती है। तो ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, माहौलियाती कीमिया। अब माहौलियाती कीमिया हमारे पास क्या होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कंपोनेंट्स, एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं और इंसानी सरगर्मियों का माहौल पर असरअंदाज होने को भी डिस्कस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए, यानी इन्वायरमेंट क्या होता है, माहौल की क्या डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी माहौल टोटल सम ऑफ सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी टोटल सम ऑफ सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के इर्द गिर्द का माहौल का क्या कहते हैं हम, एक जानदार के, किसी जानदार के इर्द गिर्द हर चीज़ का जो सम कर लें, हम जमा कर लें, वो उसके माहौल में आती है। टोटल सम ऑफ सराउंडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट हमारे पास कहलाता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स। बात हो रही है यहाँ कंपोनेंट्स की, ये बात अभी आपको पता होनी चाहिए इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं हमारे पास लिविंग और दूसरे कहलाते हैं हमारे पास नॉन लिविंग, यानी जिनको हम कहते हैं बायोटिक और दूसरा क्या होता है हमारे पास एबायोटिक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास क्या चीज़ आती है, तमाम लिविंग्स, जानदार बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए,
ये हमारे पास किस में आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। जानदारों को भी लिख लीजिए, स्मेट कर लीजिएगा। एबायोटिक में हमारे पास क्या आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास जो गैर जानदार आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास आ गए सॉइल आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया, टेम्परेचर आ गया। ये हमारे पास किस में आते हैं, हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो हमारे पास जानदार यानी कि हमारे पास एनवायरनमेंट भी आ गया, एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स भी आ गया, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर असरअंदाज होना, जैसे आजकल कार्बन इमिशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वेस्ट वाटर से पोल्यूशन हो रही है, रिवर पोल्यूशन, सी पोल्यूशन, या हमारी सॉइल पोल्यूट हो रही है, पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा होने से कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है एनवायरनमेंट में। इन तमाम चीज़ों को स्टडी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। किसी नमूने में, किसी सैंपल में अज्जा को आइडेंटिफाई करना, ख़ास अज्जा को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है हमारे पास, एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी तर्जियाती कीमिया कहलाता है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास क्या होता है, क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी से मुराद हमारे पास क्या होगी, मिसाल के तौर पे हमें टास्क है, एक सैंपल है सॉइल का सैंपल, उससे हमारे पास टास्क है इसमें कार्बन कितना है या सिलिकॉन जर्मेनियम कितना है। तो अब उस सैंपल में कार्बन की तलाश, कार्बन है या नहीं है, तो उसको देखना वो क्या कहलाता है हमारे पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। यानी किसी सैंपल में किसी एलिमेंट का पता चलाना कि कार्बन है या नहीं, हमें कार्बन का आइडेंटिफाई करने का टास्क है, या सिलिकॉन और जर्मेनियम को आइडेंटिफाई करने का टास्क है। तो अगर उसकी मौजूदगी का पता चलाना किसी खास सैंपल में, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। अब हमारे पास क्या आता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, किसी सैंपल में, मिसाल के तौर पे अगर हमने एक हमारे पास एक सैंपल है, वही सॉइल सैंपल है हमारे पास, सॉइल सैंपल में हमारे पास कार्बन हमने देख लिया, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। अब हमें कार्बन कितना परसेंट है, किसी की क्वांटिटी चेक करना, यानी कार्बन है तो कितना परसेंट है, सिलिकॉन को अगर हम तलाश करना चाह रहे हैं, सिलिकॉन है तो कितना परसेंट है, या जर्मेनियम को हम तलाश करना चाह रहे हैं, जर्मेनियम है तो कितना परसेंट है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। तो हमारे पास ये थी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री जो हमने डिस्कस कर ली। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव भी हो गया, क्वांटिटेटिव भी हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।